घृणा घृणा करना शैतान का कार्य है। क्षमा करना मनुष्य का धर्म है। प्रेम करना देवताओं का गुण है। भर्तृहरि ने हम लोगों को जीवन जीने की कला सिखाई है। किसी विद्वान ने कहा है, जो घृणा हम शत्रुओं के प्रति रखते हैं वह हमारी अपेक्षा उनकी प्रसन्नता को कम आघात पहुंचाती है। इसलिए इन चीज़ों का हमें केयर करके अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास सतत करना चाहिए। आज आप लोगों के सामने ऑनलाइन क्लास में मैं हूं डॉक्टर मनीष कुमार शशि। जैसा कि सर्वविदित है, आज 31 जुलाई है और मुंशी प्रेमचंद जयंती भी है। मुंशी जी का जन्म आज ही के दिन 31 जुलाई 1880 ईस्वी को यूपी में हुआ था और 8 अक्टूबर 1936 को ये इस दुनिया को छोड़ गए। लेकिन उनकी कुछ चीज़ें आज भी हम लोग स्मरण करते हैं। जैसे उन्होंने लिखा है, इस रोटी के खेल भी अजीब है साहब, कोई इसको खाने को दौड़ता है तो कोई इसको बचाने को दौड़ता है। निश्चित रूप से प्रेमचंद जी हम लोगों को बहुत ही प्रेरणादायी प्रसंग दे के गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो विगत दिन ही वर्तमान प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट की बैठक में से मंजूर कर ली गई, अब यह नीति पूरे देश में लागू होने जा रही है। इसकी मुख्य बातों को आज ऑनलाइन क्लास में मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 की जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको मैं बता रहा हूँ। क्या है? 2025 तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। इसके अंतर्गत आंगनबाड़ी को मजबूत करना, नए प्री स्कूल खोलना, नेक्स्ट प्राथमिक शिक्षा के लिए लिंग संबंध को स्थापित करना, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को और एक्सपेंड करना, उसका विस्तार करना। आगे हम लोग देखते हैं 2025 तक सभी के लिए मूलभूत साक्षरता, जो ये संख्यात्मक रूप में ही है पर साक्षर करना इसका उद्देश्य है। इसमें भाषा, गणित, गुणवत्ता शिक्षण सामग्री का ध्यान रखने की बात है। नेशनल ट्यूटर कार्यक्रम की भी संरचना इसमें की गई है। उपचारात्मक निर्देशात्मक सहायता कार्यक्रम प्रारंभ किए जाएंगे। शिक्षक छात्र का जो अनुपात है उसे 1:25 अनुपात किया जाएगा, जबकि पूर्व में यह 1:30 का था। नए पाठ्यक्रम और शैक्षणिक जो संरचनाएं हैं उसके अंतर्गत क्या है, जिसकी चर्चाएं आज पूरे वर्ल्ड में हो रही हैं। 5+3+3+4 ये डिज़ाइन तैयार किया गया है, जिसमें उम्र सीमा 3 वर्ष से प्रारंभ होकर के 18 वर्ष तक जाएंगे। इसके अंतर्गत मूलभूत जो चरण है इसमें पूर्व प्राथमिक और ग्रेड 1 से 2 आएंगे। प्रारंभिक चरण में क्या होगा, तो ग्रेड 3 से 5, मतलब स्टैंडर्ड 3 to 5। मध्य चरण में क्या होंगे, 6 to 8, जो ग्रेड है 6 to 8। माध्यमिक चरण जो है उसमें ग्रेड 9 to 12, मतलब क्लास स्टैंडर्ड 9 से 12 की बातें हैं। इसके अंतर्गत आगे केवल शैक्षणिक पुनर्संरचना की बातें यहाँ की गई है। स्कूलों की जो भौतिक संरचनाएं हैं इस पर भी इसे विशेष ध्यान देने की आवश्यकताएं प्रतीत होती हैं। आगे देश में हर बच्चे के लिए समान और समावेशी जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसकी तरफ इसका पूरा ध्यान है। कम प्रतिनिधित्व वाले समूह जो हैं, जो एजुकेशन से दूर हैं, उन पर इसका विशेष फोकस होगा, विशेष ध्यान होगा। लिंग जैसे कि महिलाएं, ट्रांसजेंडर पढ़ाई से दूर होती हैं, उन्हें भी इस पढ़ाई के भाग को बनाना है। सामाजिक सांस्कृतिक जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति,
अत्यंत पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम, प्रवासी समुदाय, इन पर सामाजिक सांस्कृतिक रूप से इनका उत्थान करना है। जैसे विशेष आवश्यकता, सीखने और शारीरिक अक्षमता और पर भी विशेष ध्यान देना है। सामाजिक आर्थिक स्थिति के अंतर्गत शहरी गरीब पर भी शैक्षणिक विकास की बातें कही गई है। मुस्लिम और अन्य शैक्षिक रूप से अल्पसंख्यकों को प्रोत्साहित करने की जो बातें हैं उसके बात भी यहाँ है। रणनीतियाँ कैसे बनाई गई है? वंचित क्षेत्रों में विशेष शिक्षा जोन बनाए जाएंगे। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति कोष की स्थापना भी इसका उद्देश्य है। लक्षित जिलों को वित्त पोषण और सहायता प्रदान करने की बातें कही गई है। यूआरजी जो अब शिक्षक भर्ती की योजनाएं बनाएंगे। 25:1 का तो अनुपात हम लोग जान ही चुके हैं। समावेशी स्कूल वातावरण और पाठ्यक्रम की बातें भी कही गई हैं। मदरसा, गुरुकुल पाठशालाओं को अपनी जो परंपराओं है को संरक्षित करने और एनसीएफ जो है सिखाने और एकीकृत करने के लिए उसे प्रोत्साहित करने की बात भी कही गई है। साथ ही साथ जो यूनिवर्सल एक्सेस और रिटेंशन है उसको भी हम लोग समझते हैं। इसके अंतर्गत 2030 तक सभी स्कूलों के लिए 100% सकल नामांकन अनुपात की व्यवस्था और सुविधाओं की बात कही गई है। आगे परिवहन और छात्रावास सुविधाओं द्वारा समर्थित स्कूल को जो है वो युक्तिकरण की बात कही गई है। उपस्थिति, ड्रॉप आउट, स्कूल के बाहर के बच्चों और सीखने के परिणामों पर नजर रखना है। दीर्घकालिक तक स्कूल न जाने वाले किशोरों के लिए कार्यक्रम बनाने की बात भी कही गई है। सीखने के लिए बहुत सारे रास्ते इसमें बताए गए हैं। शिक्षा का जो अधिकार है वो ग्रेड 1 से मतलब 12 तक की बात इसमें कही गई है। आगे देखते हैं लैंग्वेज, जो भाषा है उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। बच्चे 2 से 8 वर्ष तक वो भाषा काफ़ी सीखने लगते हैं, इसको भी इसमें समावेश किया गया है। शिक्षा के माध्यम के रूप में जो घरेलू भाषा है, मातृभाषा है, उसको आगे बढ़ाने की बात कही गई है। प्री स्कूल और ग्रेड 1 से छात्रों को 3 या अधिक भाषाओं के लिए एक्सपोजर की बात भी यहाँ है। त्रिभाषा जो फॉर्मूला है उसे लचीला करके ग्रेड 6 या 7 में 3 भाषाओं में से ये प्रयास किया गया है कि एक से अधिक उनको बदल सकते हैं। केंद्र और राज्य द्वारा बड़ी संख्या में क्षेत्रीय जो भाषा है वो शिक्षकों की इसमें भर्ती भी की जाएगी ताकि अधिक से अधिक भाषाओं का जो विकास है वो विद्यार्थियों तक हो सके, लर्नर्स और स्टूडेंट का विकास हो सके। माध्यमिक के विद्यालयों के दौरान वैकल्पिक के रूप में विदेशी भाषाओं के चुनाव की बात भी यहाँ की गई है। लैंग्वेज के रूप में संस्कृत जो कि हमारी भारतीय भाषा रही है को वैकल्पिक भाषाओं में से एक के रूप में पेश करने की बात भी यहाँ है। स्कूलों में तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, पाली, फारसी, प्राकृत, भोजपुरी सहित अन्य शास्त्रीय भाषाओं और साहित्य के जो शिक्षण है उसको भी उन्नति की बात की जा रही है। चूँकि त्रिभाषा फॉर्मूला में हमारा ये आएगा रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल, ये 3 भाषा के अंतर्गत विद्यमान होता है। उच्चतर शिक्षा प्रणाली जो है उसके अंतर्गत हम लोग बातों को देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है? समस्या समाधान के लिए नए जोश को संकल्पित किया गया है। आगे ऐसी उच्चतर शिक्षा व्यवस्था की ओर बढ़ना जिसमें विशाल बहुविषयक जो विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय हों, जहां प्रत्येक जिले में या उसके पास कम से कम एक और पूरे भारत में अधिकतर HEI ऐसे ही हों
जो स्थानीय भारतीय भाषाओं में शिक्षा या कार्यक्रम को वो महत्व प्रदान करते हैं, महत्व देने की बात कही गई है। और अधिक बहुविषयक स्नातक परीक्षा की बढ़ाने की बात भी यहाँ दिखती है। संकाय और संस्थागत स्वायत्तता की बात भी बढ़ाने की कही गई है, ताकि अधिक से अधिक स्वायत्तता संस्थाओं को दिया जा सके। विद्यार्थियों के अनुभव में इंक्रीज करना, वृद्धि के लिए पाठचर्या, शिक्षा जो शास्त्र है, मूल्यांकन और विद्यार्थियों को दिए जाने वाले सहयोग में आमूलचूल परिवर्तन की बात भी कही गई है। आगे शिक्षण, अनुसंधान और सेवा के आधार पर योग्यता, नियुक्तियों, अपॉइंटमेंट और कैरियर की प्रगति के माध्यम से संकाय और संस्थागत नेतृत्व की स्थिति की अखंडता की पुष्टि करना भी यहाँ इसका समावेश है। सहकर्मी कलीग द्वारा समीक्षा की गई उत्तम अनुसंधान और विश्वविद्यालय और कॉलेजों में सक्रिय रूप से अनुसंधान की नींव रखने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन NRF की स्थापना की बात भी कही गई है। आगे शैक्षणिक और प्रशासनिक स्वायत्तता वाले उच्चतर योग्य स्वतंत्र बोर्डों द्वारा HEI को जो गवर्नेंस की बात भी की गई है। एक प्रश्न उठता है कि HEI का तात्पर्य क्या है? तो उच्चतर शिक्षा संस्थान HEI का मतलब होता है। आगे कहा गया है कि व्यावसायिक प्रोफेशनल शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा के सभी एकल, नियामक और लचीला लेकिन स्वामित्व प्रदान करने की विनायक के रूप में भी इसमें बातें की गई है। आगे उपायों की एक श्रृंखला के माध्यम से इसमें पहुंच, क्षमता, समावेशन में वृद्धि, इसके साथ ही उत्कृष्ट सार्वजनिक शिक्षा के लिए अधिक अवसर वंचित और निर्धन विद्यार्थियों के लिए निजी परोपकारी जो विश्वविद्यालय द्वारा छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप में वृद्धि, ओपन स्कूलिंग, ऑनलाइन शिक्षा और मुक्त दूरस्थ शिक्षा जो ODL के नाम से, ओपन डिस्टेंस लर्निंग के नाम से प्रख्यात है, दिव्यांग शिक्षार्थियों के सभी बुनियादी ढांचे और शिक्षण सामग्री की उपलब्धता और उस पर उनकी पहुंच की बात भी की गई है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शिक्षा को पंचायती राज से मुक्त करने, माध्यमिक विद्यालयों के बच्चे को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करने की जो बातें हैं उसका भी समावेश नई शिक्षा नीति के अंतर्गत है। अब 5+3+3+4 सिस्टम जो है वो काफ़ी चर्चा में रहा है, उसको हम लोग पुनः समझते हैं। केंद्र सरकार, चूँकि समवर्ती सूची का विषय भी शिक्षा है, विगत 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति की जो है वो मंजूरी दे दी। इसमें स्कूल शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई महत्वपूर्ण बड़े बदलाव किए गए हैं। इसके तहत 5वीं कक्षा तक बच्चों को मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई की बात जो है वो रेखांकित की गई है। साथ ही 12वीं कक्षा तक साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स संकायों में अब कोई भी अंतर नहीं दिखेगा। सरकार ने उच्च शिक्षा में 2035 तक सकल नामांकन अनुपात बढ़ाकर कम से कम 50% तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है और उसे प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहेंगी केंद्र सरकार। नई शिक्षा नीति में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम की मंजूरी की बात भी है। मौजूदा व्यवस्था में अगर 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने या सेमेस्टर पढ़ने के बाद छात्र किसी कारणवश
आगे नहीं पढ़ पाते हैं तो पहले की पढ़ाई का कोई फायदा नहीं होता था। लेकिन मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3 और 4 साल के बाद डिग्री जो है वो मिल जाएगी। इससे जितना वो पढ़ेंगे उसके अनुपात में उनके पास डिग्री होगा, जबकि पहले इस तरह की व्यवस्थाएं का अभाव था। इसमें विद्यार्थी को बड़ी राहत की बात भी विद्वानों द्वारा कही जा रही है। अब 10+2 जो सिस्टम के बजाय 5+3+3+4 का पैटर्न अपनाया जा रहा है। वर्तमान में स्कूल शिक्षा में बदलाव के तहत 6 से 9 वर्ष के जो बच्चे आमतौर पर 1 से 3 क्लास में होते हैं उनके लिए नेशनल मिशन जो शुरू करने की बात भी है, ताकि बच्चे बुनियादी साक्षरता और न्यूरोमेशी को भी वो समझने में पारंगत हो पाएं। एक सबसे बड़ा बदलाव भी इसमें दिख रहा है। शिक्षा मंत्रालय नई शिक्षा नीति में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो नाम है वो बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय हो गया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1986 में पिछली शिक्षा नीति लागू की थी। वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विगत 29 जुलाई 2020 को वर्तमान शिक्षा नीति को कैबिनेट से मंजूरी दिलाई। नई शिक्षा नीति इसके लिए जो कार्य किए हैं वो पूर्व अध्यक्ष इसरो के रहे हैं के कस्तूरी रंगन। उनके नेतृत्व में इस पूरे ढांचे को बनाने का सफल प्रयास किया गया है। अब जो वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो मंत्री जी देखते हैं, इतिहास के पन्ने में शिक्षा मंत्रालय प्रथम शिक्षा मंत्री के रूप में वो जाने जाएंगे। नई शिक्षा नीति को हमें ध्यान से समझना होगा। इसे यूरोपीय पैटर्न पर प्रयास किया जा रहा है इम्प्लीमेंट करने का। आगे क्या कहा गया है इसमें हम लोग देखते हैं। 6ठी से ही इंटर्नशिप के साथ व्यावसायिक शिक्षा भी शुरू करने की बात यहाँ है, जैसा कि यूरोपियन कंट्री में हम लोग देखते रहे। व्यावसायिक बनाना निश्चित रूप से एक अच्छी पहल होगा। तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के छात्र भी इस तरह की पढ़ाई करके अपने आप को अपने पैरों पर खड़े दिखते थे। हमारी प्राचीन धारणाएं है इस तरह की है। आगे शोध की जो मजबूत है वो संस्कृति जो है उसे क्रिएट करना, उसे पैदा करना और उसके लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन को स्थापित करने की बात भी है। उच्च शिक्षा के लिए रेगुलेशन जो है वो हल्के बनाने के प्रयास किए जाएंगे, लेकिन सख्ती के साथ उसका पालन भी होगा। एक ही रेगुलेटर में विभिन्न कार्यों के लिए 4 सर्कल की बात भी दिखती है। कॉलेजों को स्वायत्तता देने के साथ साथ 15 साल में मान्यता देने का सिस्टम जो अब है उसे खत्म करने की बात भी यहाँ दिख रही है। अब हम लोग थोड़ा सा अपने स्तर से समझते हैं कि 5+3+3+4 का तात्पर्य क्या है। इसको बहुत ही बच्चे जैसा समझते हैं हम लोग। 5 years, 3 years प्री स्कूल में चले जाएंगे और उसके बाद स्टैंडर्ड 1 और 2, ये हमारे हो गए 5 years। अगले 3 years स्टैंडर्ड 3, 4 एंड 5, 3 years यहाँ भी कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट 3 years क्या है? स्टैंडर्ड 5 के बाद 6, 7, 8, 6, 7, 8। अगला 4 क्या है? स्टैंडर्ड 9, 10, 11, 12। इस तरह जो सिस्टम है 5, 3, 3, 4 ये क्लियर हो जाता है। अब जो
इसके अंतर्गत लैंग्वेज की बात है, उसको भी हम लोग देखते हैं। त्रिभाषा फॉर्मूला जो कि पूर्व में भी उसे इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही थी, उसे और भी इसमें प्रोत्साहन की बात की गई है। इसके अंतर्गत जो लोकल लैंग्वेज हैं उसको प्रोत्साहन देने की बात रूल ही बना करके कहा गया। जैसे आपके भोजपुरी हो गए, संस्कृत हो गए, तेलुगु हो गए, कन्नड़ हो गए, मलयालम हो गए, मिथिला है, मगही है, इनको इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ अब एक हमारी राष्ट्रभाषा होगी। उसके बाद जो फॉरेन लैंग्वेज स्कूलों में होंगे उसे भी एडॉप्ट करने की बातें की गई है। इस कभी नंबर सिस्टम चला, कभी ग्रेडिंग सिस्टम भी हमारे यहाँ चलता रहा। अब सेमेस्टर पैटर्न लागू करने के साथ साथ जो कोचिंग का बोझ और जो गरीब लोग नहीं पढ़ पाते थे उस बोझ को कम करने के लिए इसमें प्रयास किए गए हैं। एनुअल एग्ज़ाम के बेस पर पहले रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर होते थे। ये भी देखा गया है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते थे जो लास्ट के 2 मंथ्स पढ़ करके और अच्छे मार्क्स भी लेके चले जाते थे, लेकिन अब इस तरह की व्यवस्था की गई है कि सेमेस्टर वाइज और ओवरऑल जो परफॉर्मेंस होगा उस बेस पर ही टॉपर का सिलेक्शन होगा। मतलब आपको पढ़ना है। अब चाहिएगा शॉर्टकट 2020 गेम करना तो शायद अच्छे मार्क्स आप नहीं ला पाओगे, इसलिए शुरू से अंत तक पढ़ना है। इसके अंतर्गत ये प्रयास किए जा रहे हैं। जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें भी 25 से 100% स्कॉलरशिप की बात इसमें कही गई है। उच्च शिक्षा संस्थान जो हायर एजुकेशन ग्रांट जो कमीशन है वो भी यहाँ इस व्यवस्था में दिख रही हैं। ठीक, आपके प्रश्न हैं, देखते हैं उसको भी कि मतलब बजट कितना खर्च हो रहा है, जीडीपी, यही जानना चाह रहे हैं। देख लेते हैं। विगत वर्ष की तुलना हम लोग करते हैं और एक कहा गया ना कि शिक्षा और चिकित्सा जिस देश की अच्छी होती है निश्चित रूप से वो देश समृद्ध होता है, रिच होता है। ये बात आपकी बिल्कुल सत्य है, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है। हम लोग 2009 से 14 5 साल की तुलना करते हैं, फिर 14 से 19 उसके अगले 5 साल मतलब पिछले 10 साल को हम लोग देखते हैं कि भारत सरकार की जो शिक्षा पर व्यवस्था की गई है बजट के तहत वो कितनी है। 9 से 14 में जो बजट है वो 3.19 एवरेज उस पर खर्च किया गया था बजट। यदि हम जीडीपी की तुलना करें कि जीडीपी का कितना किया गया था तो एक एवरेज निकाला गया है 0.7%। ये 9 से 14 का है। अब अगले 5 साल को हम लोग देखते हैं। 14 से 19 एवरेज कितना रहा, 2.88 बजट का एवरेज रहा। और जीडीपी का कितना रहा, 0.5%। उसके पहले कितना था, 0.7%। ये रहा है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि बजट का 10% यदि खर्च हो तो निश्चित रूप से उस देश में जो शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत ही समृद्ध दिखेगी। भारत सरकार की इतनी इनकम हो कि वो 10% खर्च करने में शिक्षा पर सक्षम हो, हम लोग देशवासी ये कामना करते हैं। आगे देखते हैं कि बेहतरीन जो कार्य हैं जैसे यूरोप की भांति उस तरह के कार्य इससे नई शिक्षा नीति के अंतर्गत लाने का प्रयास किया गया, जिसमें साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, एग्रीकल्चर के जो भेद हैं वो अब समाप्त होने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स का डिमांड जो है वो एडमिशन के समय किया जाएगा। जैसे कोई मैथ्स का स्टूडेंट्स है और चाहता है म्यूज़िक सीखना तो वो अपने साथ एक सब्जेक्ट के रूप में रख सकता है। फिजिक्स का कोई स्टूडेंट है और वो हिस्ट्री पढ़ना चाहता है तो इस तरह की व्यवस्थाएं इस नए शिक्षा नीति में है। यदि कोई बायो के साथ साथ पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहता है तो भी इस तरह की बातें यहाँ हैं और नियमानुसार वो ले भी सकता है। इसके अंतर्गत और क्या चीज़ें हैं, योजना लागू करने में
टीचर के जो औसत है उसे भी बढ़ाने होंगे, तब ये और अच्छा शिक्षा नीति हो पाएगा। इसमें खेल के मैदान, कंप्यूटर इत्यादि की ज़रूरत भी है। आगे हम लोग देखते हैं कि जैसे अमेरिका हो गए, भारत हो गए, निजी प्राइवेट हमारे यहाँ जो असर एजेंसी है उसके डाटा में काफ़ी विविधता दिखती है, और एक इसमें प्रयास किया जाएगा कि वो विविधता समानता के रूप में परिणत हो। हम लोग देख भी चुके हैं कि 10% यदि बजट का खर्च हो तो वो देश से रिच होगा, और हमारी बजट इतनी हो कि हम भारत सरकार 10% शिक्षा पर खर्च करे। यह भी चीज़ पिछले विगत सालों में देखा गया है कि 70% शिक्षक जो है उनकी जानकारी का लेवल अप करना होगा, इस तरह की बात ट्रेनिंग के माध्यम से है। 50% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी योग्यता जिस क्लास में है उस क्लास के अनुसार नहीं हो पाती, उनकी योग्यता पर लगातार मेहनत करने होंगे ताकि उनकी योग्यता बढ़ पाए। जैसे हम लोग देखते हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्रा, बिहार, यहाँ जो स्कूल की क्षमता है उस क्षमता को कार्य करके और आगे डेवलप करने का प्रयास करना होगा। 2020 के बजट में और जब हम लोग 1995 तुलना करते हैं तो महंगाई जनसंख्या के आधार पर यदि हम तुलना करते हैं तो पाते हैं कि जो 1995 में खर्च हुआ था वो 2020 में भी दिख रहा है। तो हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि हमारी जो इनकम है इतनी बढ़े ताकि शिक्षा पर अधिक से अधिक खर्च हो, और यदि इस तरह की ये व्यवस्थाएं हो पाती हैं तो नई शिक्षा नीति वाकई इस देश के लिए माइलस्टोन का कार्य करेंगे। हम लोग आज की क्लास को बाइंड अप करते हैं और इस उम्मीद के साथ इस क्लास से की बातों को समाप्त की जाती है कि भारत सरकार की इनकम इतनी हो कि वो बजट का 10% शिक्षा पर खर्च कर सके, और ये नई शिक्षा नीति भारत में एक ऐसी शिक्षा नीति बने जो युग युग तक याद किया जाए। इस उम्मीद के साथ और इसकी सफलता की हम लोग कामना करते हैं। जय हिंद।